सबसे पहले आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में अहम अज़ खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान सामने आने वाली जो दलाइल हैं और चीफ जस्टिस समेत दीगर जज साहिबान के रिमार्क से मुतालिक क्या आइन पाकिस्तान के तहत अदालत को इख्तियार नहीं कि पार्लिमानी मामलात में मदाखलत करे। ये सवाल उठाया जस्टिस मुनीब अख्तर ने। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि मौजूदा केस में आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी की गई है। ये वाज़ेह है कि अदालत पार्लियामेंट की कार्रवाई में तब मदाखलत कर सकती है जब आइन की खिलाफ वर्जी हो। चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामेंट की कार्रवाई को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और हम इसे कदर की निगाह से देखते हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि अदालत को आइन के आर्टिकल 69 को देखना है। आइन की खिलाफ वर्जी हो तो अदालत मामला देख सकती है। अदालत ने इस्तिफ़सार किया। बात करेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा मरियम नवाज से। मरियम, क्या समाअत अब भी जारी है और अब तक क्या दलाइल सामने आए हैं? जी, जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद होने पर खुद नोटिस लिया गया था, उस पर अभी समाअत जारी है और सदर मुमलिकत के वकील अली ज़फ़र इस टाइम दलाइल दे रहे हैं। अब से कुछ देर कबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तमाम जो बाकी वकला है जिनके दलाइल बाकी है उनको रोस्टम पर तलब करके उनसे पूछा था कि वो कितना वक्त लेंगे, तो उस पर अली ज़फ़र ने कहा कि उनको अभी आधा घंटा मजीद दलाइल देने हैं और उसके अलावा जो वज़ीर आज़म के वकील इम्तियाज़ सिद्दीकी है उनके दलाइल भी आज होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल और नईम बुखारी से दलाइल का पूछा तो उन्होंने कहा कि वो आज दलाइल नहीं, वो कल दलाइल मुकम्मल करेंगे, जिसके बाद ये बात वाज़ेह हुई है कि अदालत की जो कार्रवाई है वो कल तक जाने के जो है वो अंदेशा है। इसके साथ ही अभी जो अहम बात ये हुई है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दौरान समाअत ये दलाइल दिए हैं कि बज़ाहिर तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने जा रही थी, लेकिन फिर इस पर जो है वो स्पीकर रूलिंग आ गई। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की स्पीकर रूलिंग जिस तरह की स्पीकर रूलिंग आई है, अगर इस पर कुछ ना कहा गया तो इसके मनफी असरात भी मुरतब हो सकते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि इस केस को जल्द मुकम्मल करना चाहते हैं क्योंकि ये आम तासुर लिया जा रहा है कि अदालत इस मामले में गैर ज़रूरी ताख़ीर कर रही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अलावा जो दीगर जजेस हैं जिसमें जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि जो अदालत है वो तब तक पार्लियामेंट की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकती जब तक के वो अंदर के मामलात पर हो, लेकिन क्योंकि जो है वो तहरीक अदम एतमाद एक बार पेश हो चुकी थी और स्पीकर जो है वो उसका इख्तियार ये था कि वो इस पर वोटिंग कराता ना कि रूलिंग देता, तो अब जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कहा कि जब आइन की खिलाफ वर्जी हो तो उस पर अदालत जो है वो एक्टिव होती है और अदालत उस पर मुलव्वस होकर कार्रवाई करती है। जबकि जो सदर मुमलिकत के वकील अली ज़फ़र हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि किसी भी तरह की पार्लियामेंट की कार्रवाई हो, चाहे वो वोटिंग से मुतालिक हो, क्योंकि वो प्रोसीजरल मसला है तो उसमें अदालत को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। आर्टिकल 69 अदालत और पार्लियामेंट के दरमियान एक हद मुकर्रर करता है। पार्लियामेंट की कार्रवाई में अदालत मुदाखलत नहीं करती और अदालत को पार्लियामेंट की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इसी मुतालिक अभी जो है वो दलाइल जारी है बैरिस्टर अली ज़फ़र के, और इसके बाद जो वज़ीर आज़म के वकील हैं इम्तियाज़ सिद्दीकी वो अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे। मरियम नवाज, क्या इस बारे में मालूम हो सका है कि अटॉर्नी जनरल भी आज दलाइल देंगे या नहीं? नहीं, अटॉर्नी जनरल से जब अभी अदालत ने कुछ देर पहले पूछा तो उन्होंने कहा कि वो अपने चंद जो कानूनी नकायत हैं उन पर बात करेंगे, लेकिन वो आज दलाइल नहीं देंगे क्योंकि आज पहले ही समाअत को जो है वो 3 घंटे से ज़ायद हो चुके हैं। तो इससे पहले अटॉर्नी जनरल से पहले जो स्पीकर डिप्टी स्पीकर के वकील हैं नईम बुखारी वो दलाइल देंगे। उसके बाद जो है वो अटॉर्नी जनरल की बारी आएगी और अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि वो कल दलाइल देंगे। अगर उनको लगा कि उनके दलाइल जो उन्होंने देने हैं वो तमाम दलाइल बाकी वकला के दलाइल में कवर हो चुके हैं तो फिर वो दलाइल नहीं देंगे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वो अटॉर्नी जनरल को सुनना चाहते हैं, उसके बाद केस का फैसला करेंगे। केस का फैसला जल्द करना चाहते हैं, लेकिन केस की समाअत कल तक मुलतवी होने का इम्कान है। बहुत शुक्रिया मरियम नवाज। जियो न्यूज़ की नुमाइंदा तफसील बता रही थी। सुप्रीम कोर्ट में अहम अज़ खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान दिए गए दलाइल और उस पर जज साहिबान के जो रिमार्क्स हैं इससे मुतालिक उन्होंने तफसील से बताया। खबर पंजाब से भी आ रही है। पंजाब में वज़ीर आला का इंतखाब खटाई में पड़ चुका है। असम्बली दरवाजे पर ताले और खारदार तारे लगा दी गई हैं। गैर मामूली हालात पैदा हो गए हैं। सियासी सूरत हाल गंभीर हो चुकी है। डेप्यूटी स्पीकर ने इजलास आज बुलाने का हुक्मनामा जारी किया, लेकिन मुस्लिम लीग काफ ने इसे मानने से इनकार किया। PTI अपने ही डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक ले आई है। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर परवेज़ इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाने का ऐलान कर दिया है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आज़म मलिक से। आज़म, इस वक्त क्या ताज़ा तरीन खबर है पंजाब असम्बली के हवाले से?
जी देखिए, थोड़ी देर पहले अपोजिशन का वफद जिसमें समीउल्लाह खान, खलील ताहिर सिंधु और ख्वाजा सलमान रफीकी थे वो यहाँ पर पहुँचे। उनका कहना है कि पंजाब असम्बली को हाईजैक कर लिया गया है और इस गेट से जहाँ पर मैं खड़ा आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे पीछे अगर मैं थोड़ा सा साइड पे हूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें जो मीडिया सहाफ़ी हैं वो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं कि उनको यहाँ से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। आज सुबह से यही सूरत हाल है कि सहाफ़ियों को यहाँ से दाखिला बंद किया गया है। ताहम हमने भी कोशिश की तो उन्होंने यहाँ से अंदर नहीं जाने दिया। अपोजिशन का ये कहना था कि वो अब स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाने जा रहे हैं। मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो उन्होंने तरीके अदम एतमाद जमा करवा दी होगी। उस अदम एतमाद के मतन के मुताबिक कि स्पीकर की वजह से पंजाब का जो इजलास है या पंजाब में आइनी बहरान का खदशा बढ़ गया है, स्पीकर के होते हुए पंजाब में वज़ारत आला के इंतखाब मुमकिन नहीं है, इसलिए स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाई गई है। आज सुबह से ही पंजाब असम्बली के अंदर जो है वो मीडिया नुमाइंदगान के और जो मेंबर नून लीग के थे उनको इस गेट से दाखिले से मना कर दिया गया था। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार दोस्त मज़ारी का ये कहना था कि उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक आज शाम 7:30 बजे इजलास तलब किया, क्योंकि एडवोकेट जनरल का ये हुक्म था कि आज इजलास किया जाए। उसने वकला के मशवरे के बाद पंजाब असम्बली का इजलास तलब किया था। हम दूसरी तरफ स्पीकर ऑफिस ने और सेक्रेटरी ऑफिस ने डिप्टी स्पीकर के अहकामात मानने से इनकार किया और कहा कि वो आइनी तौर पर एक सादा पेपर पर इजलास तलब नहीं कर सकते जब तक गजट नोटिफिकेशन जारी ना हो। डिप्टी स्पीकर का ये कहना था कि गजट नोटिफिकेशन जारी करना सेक्रेटरी ऑफिस का काम है, उनका काम नहीं है। उनका काम है सिर्फ ऑर्डर देना। चूँकि इस वक्त वो हाउस के कस्टोडियन हैं, स्पीकर नहीं है, वो वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 8 रुकनी वफद ने अपने ही डिप्टी स्पीकर के खिलाफ आज पंजाब असम्बली में तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई। जब ये तहरीक अदम एतमाद जमा हुई तो पंजाब असम्बली के इर्द गिर्द तमाम गेट्स को बंद कर दिया गया था। सिर्फ तहरीक इंसाफ के 10 के करीब रुकन और स्पीकर परवेज़ इलाही अंदर मौजूद थे, किसी भी शख्स को अंदर नहीं जाने दिया गया था। जब ये तहरीक अदम एतमाद जमा हुई तब ये गेट खोले गए। अब अपोजिशन यहाँ पर पहुँची है। पहले अपोजिशन ने भी यहाँ पर एहतजाज किया। उनका ये कहना था कि ये एक गैर आनी काम है कि आप मीडिया के दाखिले को पंजाब असम्बली के अंदर से रोक दें और आप मीडिया को है अंदर जाने से मना करें। लेकिन ये एक जैसे मैंने पहले बताया, सुबह से ही एक दोनों तरफ से बयानात का सिलसिला जारी था। तर्जुमान पंजाब असम्बली ने कहा कि ये गैर आइनी है, डिप्टी स्पीकर ने कहा ये आइनी है। तो अब दोनों तरफ से तहरीक इंसाफ ने अपने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जबकि अपोजिशन ने स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद जमा करवा दी। जी बहुत शुक्रिया आज़म मलिक। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तफसील बता रहे थे। पंजाब असम्बली में चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाने के लिए जाने वाले अरकान को अंदर जाने से रोक दिया गया है। इसकी तफसील आपको बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान भट्टी। जी यहाँ पर इस वक्त मैं पंजाब असम्बली के गेट पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पंजाब असम्बली की इंतजामिया और पुलिस जो है वो कोई भी जो काफ लीग और पीटीआई के कारकुन है उनको रोक नहीं रही। मिस्टर सलमान रफीक मौजूद है और यहाँ पर जो एमपीएस है उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं है। सलमान साहब आप क्या कहेंगे, यहाँ पर पीटीआई के पुलिस तो मुजस्सा बनी हुई है। हम लाहौर के लोग हैं, इलेक्टेड लोग हैं, हम हज़ारों लोग बुला सकते हैं, लेकिन हम झगड़ा नहीं करना चाहते। हम एमपीएस हैं, मीडिया को इजाजत नहीं, हमें इजाजत नहीं है। ये स्पीकर साहब और इमरान खान की अहमियत है। जी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कारकुन है और यहाँ पर इनको जाने की इजाजत दे रहे हैं। ये यहाँ पर काफ लीग और पीटीआई के कारकुन पहुंचे हुए हैं जो कि यहाँ पर पंजाब असम्बली के गेट पर मौजूद है। यहाँ पर सिक्योरिटी भी मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है, मगर यहाँ पर ना तो कारकुनों को हटाया जा रहा है और एमपीएस को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि जो इलेक्टेड एमपी है वो तो अंदर जा सकता है और यहाँ पर काफ़ी सिचुएशन जो है वो टेंस होती जा रही है। जी स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाने के लिए जाने वाले अरकान को अंदर जाने से रोक दिया गया है। अब से बहुत वक्त पहले ही खारदार तारें भी लगाई गई थी। पंजाब असम्बली के अक्सर जो दाखिली दरवाजे उनको बंद किया गया था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज की गुफ्तगू आपको दिखाते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट जनरल भारत में स्टेटमेंट दी है कि आइन और कानून के मुताबिक कल इलेक्शन होंगे। मेरा ख्याल है कि परवेज़ इलाही साहब शायद इक़्तिदार की लालच में इतने अंधे हो गए हैं कि उन्होंने तमाम कानूनी आइनी तकाज़ों को अपने पैरों तले रौंदा है। क्या इमरान नियाजी ने जो खिलवाड़ किया आइन से वो कम था कि परवेज़ इलाही साहब भी उसी के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं और असेंबली को सील कर दिया है।
परवेज इलाही साहब, आपने गंडासा उठाया हुआ है, आपने पंजाब असेंबली को मुअज़्ज़ज़ मेंबरान पर सील कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात हैं कि किसी मुअज़्ज़ज़ रुकन को वोट डालने से नहीं रोक सकते क्योंकि वे उनका आईनी हक है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज के बयान के बारे में भी आपको बता दें, उन्होंने बयान में कहा कि इमरान खान और PTI का सियासी मुस्तकबिल अब ख़त्म है। मरियम नवाज का भी कहना है कि परवेज इलाही साहब को इसके जराइम का हिस्सेदार नहीं बनना चाहिए। वो जानते हैं कि इमरान के ये हथकंडे अब ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। समझ से बाहर है कि एक सियासी शख्स हारी हुई बाजी क्यों खेलेगा। मरियम नवाज ने बयान में कहा है कि इमरान खान और PTI का सियासी मुस्तकबिल अब ख़त्म है। आपको ये बता दें कि जियो न्यूज़ के एंकर पर्सन मुनीफ फारूक ने अपने प्रोग्राम आपस की बात में मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और परवेज इलाही के बेटे मुनिस इलाही का इंटरव्यू किया है। उस इंटरव्यू में उन्होंने क्या गुफ्तगू किया उसका कुछ हिस्सा आपको दिखाते हैं। अलाउ मी टू यूज़ द वर्ड तमाशा, ये जो लगा हुआ है पंजाब असेंबली वाला, ये क्या है? 6 तारीख, फिर 16 तारीख, फिर अब कहा जी आज का नोटिफिकेशन आ गया जी कि अब आज हो रहा है। इसमें क्या व्हाट्स गोइंग ऑन? कि एक नोटिफिकेशन आया कल, जो अभी द पर्सन हुज इन चार्ज उनका, और उसके बाद ये मेरा ख्याल है शाम को आया जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था। फिर रात के अंधेरे में एक और लेटर पे साइन हुआ कागज़ फ्लोट कर रहा है। अब उसका मुझे पता नहीं वो क्या स्टोरी निकली है रात को लेट। तो कानूनी तौर पर आपके नज़दीक पंजाब असेंबली का इजलास 16 अप्रैल को होना है, उससे पहले नहीं? जो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग होती है वो होती है थ्रू नोटिफिकेशन, और ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में भी ऐसे है, फेडरल गवर्नमेंट में भी ऐसे है। तो अनटिल एंड अनलेस देयर इज़ अ प्रॉपर नोटिफिकेशन आई विल गो बाय द लास्ट प्रॉपर नोटिफिकेशन। मुनिस इलाही का इंटरव्यू तफसीली तौर पर आप जियो न्यूज़ पर देख सकेंगे। शहबाज शरीफ ने सदर से निगरान वज़ीर आज़म के लिए मशावरत से इनकार कर दिया है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने सदर आरिफ अलवी को जवाबी ख़त लिख दिया है। आप मामले पर जारी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म इम्तना की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो इस मशावरत का हिस्सा नहीं बन सकते। शहबाज शरीफ ने भी सदर को ख़त लिख दिया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ बशीर चौधरी से इस बारे में बात करेंगे। आसिफ बशीर, क्या ख़त लिखा है शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को? जी, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने एक खत लिखा है सदर आरिफ अलवी को, जिसमें उन्होंने कहा कि आपने मुझे 2 खत तहरीर किए हैं, जिसमें निगरान वज़ीर आज़म के नाम के लिए आपने मुशावरत की है और जस्टिस गुलजार का नाम भी तजवीज़ किया है PTI की तरफ से। ताहम उन्होंने ये कहा कि क्योंकि इस सारे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने आपको भी इस मामले पर जो है किसी भी किस्म के इक़दाम उठाने से मना कर रखा है, और आप जितनी कंसल्टेशन कर रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और आइन और कानून की वायलेशन में कर रहे हैं, लिहाजा मैं इस मुशावरत में आपके साथ शरीक नहीं हो सकता। ये उस खत की तफसीलात हैं जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने सदर आरिफ अलवी को लिखा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका आसिफ बशीर चौधरी। शहबाज शरीफ ने इस वक्त आपको ताज़ा तरीन खबरें दे रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को जवाबी ख़त लिखा और उनसे कहा है कि उन्होंने 2 खत उन्हें लिखे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए मशावरत का जो अमल है उससे में शामिल होने से इनकार कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मनसूबाबंदी करके आइन तोड़ें, आइन तोड़कर कौमी असम्बली में आइन की नफी करें, फिर कौमी असम्बली को तहलील करें और फिर सदर साहब अपने हुक्म से उसी वज़ीर-ए-आज़म को जिसने असम्बली तहलील की हो फिर से मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बना दें। आज तक इमरान खान नियाज़ी के ये आर्जी वज़ीर-ए-आज़म बनने का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका। किस कानून के तहत ये आदमी आज मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पे बैठा है? ये ऐसे मामलात हैं जिनका पाकिस्तान को हल चाहिए। अगर आज हल ना निकाला गया तो मुल्क की तरक्की तो क्या, मुल्क का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। जिस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म मुल्क की सारी अस्करी क़यादत को मुलव्वस कर दे, जो खुले जलसे में
तकरीर में ये कहे कि मैंने जो कौमी सलामती कमेटी में जो मामला आया था उसमें अपोजिशन पर इल्ज़ाम है कि वो अमेरिका के साथ मिलकर मेरी हुकूमत को गिराना चाहते हैं। और ये मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस फैसले में मुल्क की अस्करी क़यादत भी शामिल है। ये वक्त है कि मुल्क की असली क़यादत सामने आए और इस बात की वजाहत करे कि उस मीटिंग में हुआ क्या था, उस मीटिंग में क्या बात सामने आई, क्या फैसले हुए। अवाम जानना चाहते हैं, तारीख जानना चाहती है। और आज की जिम्मेदारी है इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट की, वो सुप्रीम कोर्ट जो इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को एक अकामे 10 साल पहले एक अकामे की फीस ना लेने पर ट्रायल कोर्ट बना, इसी सुप्रीम कोर्ट ने उस वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल करार दिया। आज जब मुल्क का आईन तोड़ा जा रहा है, मुल्क के कानून की परवाह नहीं है, मुल्क के इक़्तिदार पर लोग गासिब हैं, तो वो क्या इसका जवाब देने वाला कोई है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस मामले का नोटिस ले, आज खुद नोटिस ले? क्या ये इस बात का पता करने की ज़रूरत नहीं है कि इस मुल्क के कौमी असम्बली की अक्सरियत पर इल्ज़ाम लगा है कि वो बैरूनी ममालिक के साथ मिलकर मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? क्या इस बात का पता करने की ज़रूरत नहीं है कि इस मुल्क का सदर, वज़ीर-ए-आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वफाकी वज़रा मनसूबबंदी करके आइन तोड़ रहे हैं? अगर इसका नोटिस सुप्रीम कोर्ट नहीं देगा तो कौन लेगा? आज अगर आर्टिकल 6 नहीं लगता, आइन खुल्लम खुल्ला तोड़ा गया है। मुल्क के आला तरीन अस्करी हुकाम को इसमें मुलव्वस किया गया है। क्या कोई जवाब देने वाला है? क्या कोई पूछने वाला है? और बात यही नहीं रुकती, बात मजीद बढ़ गई। आज पंजाब असेंबली में क्या हो रहा है? क्या आइन वाज़े नहीं है कि वज़ीर-ए-आला कैसे मुंतखब होता है? आज वो काम हुआ है जो बदतरीन मार्शल के दौर में नहीं हुआ। पंजाब असेंबली पर ताले लगे हुए हैं, बार खारदार तारे हैं, पुलिस खड़ी है। किस मकसद के लिए? कि सूबाई असेंबली का इजलास ना हो सके। क्या हम इक़्तिदार की हवस में इतने अंधे हो गए हैं कि हमें ना अवाम के नुमाइंदों की परवाह रही है, ना उन असेंबलियों की परवाह रही है जो इस मुल्क के अवाम की नुमाइंदगी करती हैं, ना हमें आइन की परवाह रही है? आज कोई तो सवाल करेगा, किसी को तो जवाबदेह होना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट की है कि आज बैठे, पूरा सुप्रीम कोर्ट बैठे, सब पे इल्ज़ाम लगे। अगर अपोजिशन में लगता है अपोजिशन में लगे, सदर पे लगे, वज़ीर-ए-आज़म पे लगे, जो पंजाब असेंबली में जिम्मेदार है उनको लगे, ताकि अवाम के सामने जवाबदेह हो। पाकिस्तान के अवाम आज सच जानना चाहते हैं। हमने बहुत झूठ सुन लिया है, हमने बहुत तमाशे देख लिए। आज किसी को परवाह है कि मुल्क में क्या हो रहा है? आज किसी को परवाह है कि मईशत का क्या हाल है? आज किसी को परवाह है कि रुपए की क्या कदर रह गई है? आज किसी को परवाह है कि महंगाई कितनी बढ़ रही है? इसकी बात कोई क्यों नहीं करता? ये सब कड़ियाँ जुड़ती हैं जाकर जो कुछ इन असेंबली में हो रहा है। आज सूबाई असेंबली का स्पीकर
जो खुद उम्मीदवार है वजारत आला का, वो असम्बली का इजलास नहीं होने दे रहा जो वहाँ के डिप्टी स्पीकर ने बुलाया है। कौमी असम्बली का डिप्टी स्पीकर जो आइन तोड़े वो दुरुस्त है, सूबाई असम्बली का डिप्टी स्पीकर जो आइन के मुताबिक असम्बली चलाना चाहे वो गलत है। ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा निज़ाम है? ये कौन सा मुल्क है? क्या 23 करोड़ अवाम की यही उनकी हम उनको देंगे? क्या उनका यही मुकद्दर है? क्या आज इक़्तिदार की हवस में, आज इक़्तिदार की लालच में हम ना आइन को कुछ समझे ना अवाम को कुछ समझे और मुल्क हर गुजरते सेकंड के साथ ज़वाल पजीर हो रहा है। आज किसी को परवाह है? आज मुल्क के अटॉर्नी जनरल का ये हाल है कि वो कौमी असम्बली में पेश हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रहा है। किस हैसियत में? हुकूमत तो ख़त्म हो गई है। आप कौन सी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं? क्या आपको हुकूमत की डेफिनेशन का इल्म नहीं है? हुकूमत की डेफिनेशन क्या होती है? आप इमरान खान की नुमाइंदगी कर रहे हैं या हुकूमत पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं? हुकूमत पाकिस्तान तो आज नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान तो इमरान खान के गैर आइनी अमल का, आइन को तोड़ने का जवाबदेह नहीं होगी। ये हालात मुल्क के, इसका फैसला आज ना हुआ तो कल होगा। इसके बगैर मुल्क आगे नहीं चल सकता। और मैं हुकूमत के अफसरान को बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहता हूँ, आप किसी जमात, किसी शख्स के नौकर नहीं हैं। गैर कानूनी किसी बात पर अमल करना आपका फ़र्ज़ है कि गैर कानूनी हुक्म की तामील ना करें। कल आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। ये इमरान खान के हवारी आपको नहीं मिलेगी। चाहे आप फॉरेन ऑफिस में हो, वजारत कानून में हो, IB में हो, जिस महकमे में हो, ये बात याद रखें कि कल आपकी जवाबदेही होगी। ये लोग जो आज आपको गैर कानूनी अहकामात जारी कर रहे हैं, आपसे गैर कानूनी फ़ायदा उठा रहे हैं, ये आपको नज़र नहीं आएंगे। ये आज मुल्क के हक़ाइक़ हैं। आज मुल्क के अवाम इस तमाशे को देख रहे हैं। ये 23 करोड़ मुसलमानों का मुल्क है। वो देख रहे हैं कि हमारी मुल्क में ये तमाशा जो लगा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसका मुदावा कौन करेगा? हमारी तकलीफ कौन दूर करेगा? आज सब नज़रें सुप्रीम कोर्ट पे हैं कि वो सिर्फ ये फैसला कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग सही है या नहीं, ये तो एक पहलू है। इस मामले को आगे जाना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि झूठे इल्ज़ामात किसने लगाए, आइन किसने तोड़ा, साजिश किसने की, कौमी सूबाई असम्बली को ताले किसने लगाए, सूबाई असम्बली का इजलास किसने ना होने दिया, मुल्क में अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग जो आइन कहता है कि होगी, वो किसने ना होने दी। जब तक इन तमाम लोगों को अदालत के गठैड़े में खड़ा नहीं किया जाएगा, मुल्क के मामला दुरुस्त नहीं हो सकते। जनाब, अच्छा ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट में तो ऑलरेडी ये केस चल रहा है, वहाँ से चाहे जो भी फैसला आता है, क्या मुस्लिम लीग नून उसको तस्लीम करेगी, चाहे उनके खिलाफ भी हो? और दूसरा ये बताइएगा कि अगर पार्लियामेंट के जो इख्तियारात है, पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग है, उसमें अगर अदालत मुदाखले शुरू कर देगी तो ये प्रेसिडेंट नहीं बन जाएगा, कल को दोबारा को सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा? जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो जमात है जिसकी चलती हुई हुकूमत को मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी खुर्रम दस्तगीर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने इस मामले पर सवाल उठाया कि इमरान खान साहब अब तक वज़ीर आज़म की कुर्सी पर किस तरह से बैठे हैं। उन्होंने दीगर इक़दामात को तनकीद का निशाना बनाया है। पंजाब असम्बली से इस वक्त एक बार फिर खबर है, जहाँ पर परवेज़ इलाही जो कि इस वक्त स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई जा रही थी। अपोजिशन
जमातों के रहनुमाओं की जानिब से, अपोजिशन जमातों के अरकान असम्बली की तरफ से, उसका क्या नतीजा निकला है, अब इस पर हम बात करेंगे GNU न्यूज़ के नुमाइंदे आज़म मलिक से। आज़म, क्या तहरीक अदम एतमाद जमा हो गई? क्योंकि खबर ये थी कि बाज़ अरकान को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। आज ही देखिए, थोड़ी देर पहले मुतहदा अपोजिशन के रहनुमा समीउल्लाह खान, ख्वाजा सलमान रफीक, ताहिर खलील सिंधु और दीगर जो यहाँ पर पहुंचे, उनके हाथ में अदम एतमाद की वो तहरीक थी जो उन्होंने जमा करवानी थी, जिसके मतन के मुताबिक ये कहा गया था कि स्पीकर की वजह से पंजाब असम्बली में आईनी बहरान हुआ है और उनकी वजह से पंजाब असम्बली के अंदर वज़ारत आला के चुनाव में रुकावटें पेश आ रही हैं, इसलिए उनके खिलाफ अपोजिशन, मुतहदा अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक जमा करवा रही है। जहां पर मैं खड़ा आपसे बात कर रहा हूं, ये मेन गेट है जहां से पंजाब असम्बली के अंदर एंटर होते हैं, जबकि एक पुराना गेट है जिसे दरबार हाल गेट बोलते हैं। अपोजिशन के वक्त को यहां से हटा दिया गया और कहा गया कि वो यहां से एंटर नहीं हो सकते, वो दरबार गेट पर चले गए। दरबार गेट पर जब पहुंचे तो समीउल्लाह खान से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि अदम एतमाद की तहरीक उनके हाथ में है, लेकिन इस गेट पर भी अपोजिशन के अरकान को अंदर जाने से मना कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही वो गेट से अंदर जाएंगे वो तरीके अदम एतमाद फाइल कर देंगे, क्योंकि तरीके अदम एतमाद की तहरीक उनके पास है। अभी थोड़ी देर पहले जब उनसे रब्ता किया कि ये खबरें आ रही हैं कि शायद आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि रात के 2 भी बजे तो हम तरीके अदम एतमाद की तहरीक जो स्पीकर के खिलाफ है वो जमा करवा कर यहाँ से हिलेंगे, उसके अलावा हम यहाँ पर नहीं जाएंगे। अब पुलिस की भारी नफरी पंजाब असम्बली के बाहर अभी तैनात कर दी गई है। SSP ऑपरेशन CCP और लाहौर भी यहाँ पर पहुंचे हैं। फुल प्रूफ सिक्योरिटी का इंतजाम है। मेन जो ड्यूटी फ्री शॉप गेट के सामने जो हाल है, इसको दोनों तरफ से पुलिस ने बैरियर लगाकर बंद कर दिया गया है और किसी भी शख्स को पंजाब असम्बली के अंदर आने नहीं दिया जा रहा। मुतहदा अपोजिशन का ये कहना है कि 7:30 बजे आनी तौर पर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त गुजारी ने जो इजलास बुलाया है। ठीक है आज़म मलिक, शुक्रिया इस तफसील के लिए। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मज़ारी इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। दोस्त मज़ारी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। हुआ क्या है शुरू से अगर आप बता सकें, कब आपने फैसला किया इजलास बुलाने का और फिर किस तरह से इसको रोका गया या नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ या आपसे किसने राबता किया? जी मैंने एक तो पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने कल फैसला किया ये, और क्योंकि एडवोकेट जनरल जो हैं उन्होंने जाकर एक अंडरटेकिंग दी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब अंडरटेकिंग दी तो फिर हम पे लाजिम बनता है, तो मेरे उनसे रब्ता रहा तो उन्होंने कहा कि जी आप इस चीज़ को जल्द अज जल्द कर लें। तो मैंने मुनासिब समझा, मैंने अपने जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात की। उन्होंने कहा कि जी आप इजलास 6 को ही बुलाएं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी इस चीज़ को देख रही है। और फिर मैंने नोटिफिकेशन जारी किया उस पर नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ये होता है कि वो असेंबली में जाता है और असेंबली इस चीज़ को असेंबली का जो स्टाफ है वो इस चीज़ पे उसका लाजिम है कि वो उस चीज़ पे अमल करे, लेकिन उस चीज़ पे अमल नहीं कर रहे थे उन्होंने। बल्कि मेरे खिलाफ, आपको पता है, आपने शायद देखा होगा, मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ले हैं। दोस्त मज़ारी साहब, आपका ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और तहरीक इंसाफ के अरकान ही आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आए हैं। जी, उसमें जब मैंने वो चेक किया, उसमें जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसमें ज़्यादातर जो साइंस हैं वो PMLQ के हैं सारे मेंबर्स। अच्छा जी हाँ, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या आपने जब ये इजलास बुलाने का फैसला किया तो उसमें क्या रुकावट आपको पेश आई? रुकावट जी मैंने को बताया, नोटिफिकेशन तो असेंबली की तरफ से होती है और वो नोटिफिकेशन सारे मेंबर्स को जाती है ताकि मेंबर्स उस टाइम पे वहाँ पे आकर अपना जो वोट है वो रजिस्टर करें। ठीक है, लेकिन दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब, एक अपोजिशन की तरफ से जो तहरीक अदम एतमाद अब जमा करवाई जा रही है स्पीकर के खिलाफ, इससे पहले जो मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा हैं उनकी तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा था और ये बात हम तक पहुंची कि एक सादा कागज़ पर असेंबली इजलास बुलाने की बात की गई है तो वो काबिल कबूल नहीं होगी। सादा कागज़ की बात नहीं है, मैंने जो है इजलास आइन और कानून के मुताबिक मैंने बुलवाया है। ठीक है, तो अब क्या होगा? आपने इजलास तलब कर लिया डिप्टी स्पीकर की हैसियत से? उसका प्रोसीजर ये होता है कि वो आगे भेजते हैं सेक्रेटेरिएट में, असेंबली सेक्रेटेरिएट उसको डन करके उसको आगे भेजती है और वो उस पर ऑर्डर कर देते हैं, फिर गजट नोटिफिकेशन नोटिफाई हो जाता है वो। तो दोस्त मज़ारी साहब, वो क्यों नहीं हुआ? फिर वो सिचुएशन आपके सामने है। अमला वहाँ पे, जो वहाँ पे अमला है, सेक्रेटरी साहब वहाँ पे वो ये करने के लिए तैयार नहीं है।
आपने उनसे पूछा नहीं कि वो क्यों नहीं इन अहकामात पर अमल दरामद? मेरी उनसे बात नहीं हुई। उन्होंने मेरे पास आना था सुबह और वो आए नहीं उसके बाद। तो उस मज़ारी साहब अब क्या होगा पंजाब असेंबली में आगे? देखिए, जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो अपने ज़बान पे खड़ा हूँ और मैं आइन और कानून के मुताबिक जो भी होगा मैं वही करूँगा। ठीक है, तो आप डिप्टी स्पीकर की हैसियत से क्या समझते हैं कि आपने जो हुक्म या हिदायत जारी की उसका गैजेट नोटिफिकेशन जब तक नहीं होता इजलास नहीं बुलाया जा सकता था, या इजलास बुलाया जा सकता था? जी हाँ, नहीं बुलाया जा सकता। ठीक है, तो आज फिर पंजाब असेंबली का इजलास नहीं होगा? लेकिन बात यह है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल सीट पे बैठा हूँ इस टाइम। जो ऑर्डर ऑफ द डे होता है उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है और उसकी वैल्यू को ऑनर होना होता है। ठीक है, तो दोस्त मज़ारी साहब, आपने सेक्रेटरी असेंबली से खुद नहीं रब्ता किया पूछने के लिए कि उन्होंने गैजेट नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं किया, या उनको कौन रोक रहा है या मना कर रहा है? ऐसा मैंने अर्ज किया कि उसने आना था मेरी तरफ सुबह 11 बजे, उन्होंने मेरे पास आना था, लेकिन उनको मेरा ख्याल है कि किसी ने रोक लिया, शायद यहाँ पे ना जाएं। तो दोस्त मज़ारी साहब, आपके पास डिप्टी स्पीकर की हैसियत से क्या इख्तियार है अगर असेंबली का अमला आपका हुक्म नहीं मानता? तो जो इख्तियारात मेरे कानून के मुताबिक होंगे, इंशाल्लाह कानून के मुताबिक मैं करूँगा, पूरे इख्तियारात इस्तेमाल करूँगा। अब तक आपको कोई एडवाइस मिली है कि आपके इख्तियार में क्या है, आप क्या इकदाम कर सकते हैं? फिलहाल तो कोई एडवाइस मैंने नहीं ली, मैंने किसी से बात नहीं की। सुबह से ये टीवी चैनल्स पे बैठा हूँ, उन्हीं के साथ ही हूँ, करते हैं उस पर लाइमल तैयार करते हैं इंशाल्लाह। दोस्त मज़ारी साहब, शुक्रिया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली बात कर रहे थे जियो न्यूज़ से। उन्होंने कहा कि ऑर्डर ऑफ द डे को फॉलो करना था, ऑर्डर ऑफ द डे पर अमल करना था। एडवोकेट जनरल पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में यकीन दहानी करवाई थी कि असेंबली का इजलास मामूल के मुताबिक होगा। उसी के पेश नज़र उन्होंने इजलास बुलाने की हिदायत जारी की, जिस पर सेक्रेटरी असेंबली ने अमल दरामद नहीं किया और गज़ट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। दोस्त मज़ारी कहते हैं कि उनकी सेक्रेटरी असेंबली या दीगर अमले से बात नहीं हुई बराह रास्त, और फिर जो उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई है उसमें मुस्लिम लीग काफ के भी अरकान की दस्तखत मौजूद हैं। पंजाब असेंबली की ये सूरत हाल पैदा हुई है जहाँ पर अब पहले डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई थी, जिसके बाद मुत्तहिदा अपोजिशन जिसमें मुस्लिम लीग नून के अरकान की अक्सरियत शामिल है, उन्होंने स्पीकर पंजाब असेंबली जो कि परवेज़ इलाही हैं उनके खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा करवाने का ऐलान किया है। इसकी तस्दीक नहीं हो सकी कि वो तहरीक अदम एतमाद जमा करवा सके नहीं। वहाँ अमला जो मौजूद था उसने ये तहरीक अदम एतमाद वहाँ वसूल की या नहीं, इस पर पता नहीं लग सका है। सुप्रीम कोर्ट से खबर देंगे आपको, जहाँ चीफ जस्टिस ने कहा है कि पंजाब असेंबली की सूरत हाल में हम मदाखलत नहीं कर सकते। जिस पर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि दिल दुख रहा है, सूबा पंजाब 6 दिन से बगैर वज़ीर आला के चल रहा है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि पंजाब असेंबली में डिप्टी स्पीकर का ऑर्डर सामने है। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल कयूम सिद्दीकी से। कयूम सिद्दीकी, क्या हुआ है अभी ताज़ा तरीन सुप्रीम कोर्ट की समाअत में? जी हाँ, पंजाब की सूरत हाल के हवाले से आज़म नज़ीर तारड़ ने अदालत की तवज्जो उस तरफ दिलाई और उन्होंने कहा कि जिस तरह से अदालत के अहकामात के बरक्स एडवोकेट जनरल ने जो कल अदालत में यकीन दहानी कराई थी उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। तो इस मौके पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं मुफ्ती हेलो जी कयूम, बात कीजिए जी। इस मौका पर जो इम्तियाज सिद्दीकी वकील हैं वो खड़े हुए और उन्होंने अदालत को बताया कि जो नोटिफिकेशन जेर गर्द है डिप्टी सेक्रेटरी का वो जाली नोटिफिकेशन है और उनका कहना था कि 16 के लिए इजलास मुलतवी किया गया। इस पर आज़म नज़ीर तारड़ जो है उन्होंने ये कहा कि 6 दिन हो गए हैं, सूबा बगैर किसी वज़ीर-ए-आज़म के चल रहा है, 14 करोड़ आवाम है, हमारा दिल दुखी है और वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इंटरवीन किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने अगर कोई दरख्वास्त दी है तो वो दे दें, हम उसको जो नेशनल असेंबली का मामला है इसके बाद उसको देखेंगे। लेकिन इस दौरान अदालत ने उनसे कहा, जब अदालत से कहा गया कि वो फौरी इंटरफेयर करे, तो अदालत ने ये कहा कि यहाँ पर सियासतदान मौजूद हैं और सियासतदान इंतहाई महज़्ज़ब हैं और अगर वो मामला अपने हल नहीं कर सकते हैं तो फिर उनको चाहिए कि वो जो पॉलिटिकल सॉवरेन है उनके पास जाएं, यानी कि अवाम के पास जाएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना था कि आईनी ओहदेदारों को चाहिए कि वो जब इस तरह का निज़ाम मौजूद ना हो तो आईनी ओहदेदार अपने आइन के तहत अमल करते हुए इजलास बुलाएं। और उनका ये अदालत का ये भी कहना था कि अगर कौमी असम्बली की सूबाई असम्बली की इमारत के अंदर तोड़फोड़ हुई है तो आईनी ओहदेदारों की जिम्मेदारी है कि आईनी अमल के तहत असम्बली का इजलास बुलाएं, खा वो जिना बाग के अंदर ही इजलास बुलाएं और उसकी कार्रवाई आगे करें। और अगर सियासतदान अपने मामलात
आपस में तय नहीं कर सकते महज़ब अंदाज के साथ, तो फिर वाहिद हल यही है कि वो पॉलिटिकल सॉवरन यानी आवाम से रुजू करें, जिसके बाद अदालत ने ये समाअत जो है मुलतवी कर दी, जबकि कल सुबह तक के लिए मुलतवी कर दी है। और जो अहम तरीन बात है वो ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना है कि कल वो समाअत मुकम्मल कर लेंगे और इम्कान यही है कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कौमी असम्बली के अंदर जो पैदा हुई सूरत हाल जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कल जो है वो फैसला सुना सकती है। आज बैरिस्टर अली जफर एडवोकेट ने अपने दलाइल दिए हैं और अपने दलाइल देने के साथ साथ उनका मौक़िफ़ ये था कि आइन का आर्टिकल 69 के तहत पार्लियामेंट का इख्तियार जो है उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुदाखलत नहीं कर सकती है। उनका ये कहना था कि स्पीकर की रूलिंग जो है उसको एक आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, ताहम जो असम्बली की तहलील का एडवाइस है वो अदालत जो है वो उसको देख सकती है। उनका ये कहना था कि अदालत जो है वो पार्लियामेंट की कार्रवाई के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकती, क्योंकि वोटिंग का अमल भी उसी पार्लिमानी प्रोसीजर और ज़ाब्ते के तहत होता है। तो लिहाजा अगर स्पीकर की रूलिंग आइन के खिलाफ भी है और अगर ये आइन की खिलाफ वर्जी भी है तो अदालत इसमें मुदाखलत नहीं कर सकती है। इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना था कि आपका ये नुक्ता बहुत अहम है, ताहम अगर जैसा कि सलाहुद्दीन जो कि सिंध हाईकोर्ट बार के कल के वकील हैं, उनका कहना था कि अगर स्पीकर की जो रूलिंग है उसको गैर आइनी होने के बावजूद तहफ़्फ़ुज़ हासिल है तो फिर क्या जर्मनी की जैसी सूरत की जैसी मिसाल दी गई कि हिटलर की मानद के जिस तरह से अपने मुखालफिन को गद्दार करार देकर कानून मंजूर करवाए जाते रहे, तो फिर क्या ये सूरत हाल होगी। तो इस पर जो है अब अदालत ने अपनी समाअत कल तक के लिए मुलतवी की है और समाअत जो है वो सुबह 9:30 बजे शुरू होगी और चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना है कि कल अदालत जो है इस हवाले से कोई ना कोई फैसला जो है समाअत मुकम्मल करने के बाद जारी करेगी। बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तफसील बता रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में अहम खुद नोटिस केस की समाअत कल 9 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। आखिर में इस समाअत के ख़त्म होने से पहले पंजाब असम्बली के हालात पर भी बात हुई, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पंजाब असम्बली की सूरत हाल में मदाखलत नहीं कर सकते। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि दिल दुख रहा है, सूबा पंजाब 6 दिन से बगैर वज़ीर आला के चल रहा है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि पंजाब असम्बली में डिप्टी स्पीकर का ऑर्डर सामने है। पंजाब में सबसे बड़ा फोरम लाहौर हाई कोर्ट है, ये कहना था जस्टिस एजाजुल हसन का। चीफ जस्टिस ने कहा कि पंजाब असम्बली का मामला छोटा नहीं है कि मुख्तसर हुक्मनामे पास करना शुरू कर दे। बैरिस्टर अली जफ़र जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी के इस वक्त साथ मौजूद हैं। अब क़य्यूम, अगर आप उनसे बात कर सकें आज की समाअत और केस के हवाले से। और वो चैलेंज नहीं की जा सकती। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त इसका मेरी आर्गूमेंट्स को समाप्त किया। आर्गूमेंट्स यही थी मेरी बहस अदालत में, जो सवाल मैंने उनके सामने कहा था जिसका मैं जवाब दूंगा कि जो रूलिंग है स्पीकर डिप्टी स्पीकर की 3 अप्रैल की, क्या वो उसके ऊपर अदालत मुदाखलत कर सकती है कि नहीं, उसके ऊपर एज अ कोर्ट ऑफ अपील बैठ सकती है कि नहीं। तो मैंने उसके ऊपर जवाब दिए थे और मैंने कहा था कि जो आर्टिकल 95 है जिसके तहत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है, ये मामलात सारे हैं प्रोसीडिंग्स पार्लियामेंट की, यानी ये नेशनल असम्बली की अपनी प्रोसीडिंग्स हैं। और 1958 में इनफैक्ट एक जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जिसमें उन्होंने सारी कवानीन को देखा था और ये कहा था, ये आपने पॉइंट जो है इस्टेब्लिश किया कि 69 की एक फायर वॉल है जिसकी वजह से अदालत पार्लियामेंट के मामलात को नहीं देख सकती और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। आपने एक वाक़या भी सुनाया किसी मुल्क का कि वहाँ पर इसी तरह से हुआ, सार्जेंट एट आर्म्स को स्पीकर ने बुलाया, रुकन असम्बली को उठा के बाहर फेंक दिया गया या हिरासत में ले लिया गया और अदालत ने उसको जो है वो हब्से भेजा की पिटीशन पर रिहा करने का कहा और फिर पार्लियामेंट ने उन 3 जजेस को बुलाया और उसमें से 2 को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। ये कौन से मुल्क का वाक़या और कब का है और ये सिर्फ 2 ही जजेस को गिरफ्तार करने की मिसाल आपने क्यों दी? क्योंकि ये केस है 1600 सदी का, जब ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का अभी कॉन्सेप्ट दुनिया में नहीं आया था, तो बरतानिया का ये केस है और ये केस हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 1958 में इसको कोर्ट किया था। मैं वहाँ से कोर्ट कर रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग केस था। वहाँ से ही शुरू हुआ ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का कॉन्सेप्ट और कहा यह जाता है कि जो पार्लियामेंट है और जो अदालतें हैं
उनको चूँकि अपना अपना काम करना है तो अपने अपने कामों में मुदाखलत ना हो। पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है वो पार्लियामेंट खुद ही जाने, खुद ही उसको बंदोबस्त करे, और जो अदालतों में हो रहा है उसी तरह पार्लियामेंट उसके साथ इंटरफेयर नहीं करता। और मैंने एक, आपको याद होगा, रेफरेंस पढ़ी थी जस्टिस बाकर साहब ने, उन्होंने कहा था कि ये एक हनी भी एक शहद की मक्खी के छत्ते की तरह है, जिस तरह वो बनाती हैं उसी तरह ये सेपरेशन ऑफ पावर्स है, अगर और उसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो ये इस किस्म की मिसालें आपको जूरिस्प्रूडेंस में मिलती हैं, और वही आज जज साहिबान उस पर ही गौर। आपको क्या लगता है, लेकिन जस्टिस सुमलता बंदयाल ने सलाहुद्दीन साहब के वाक़े की भी बात की, उन्होंने कहा फिर तो अगर ये बात कर दी जाए कि उसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है तो फिर तो हिटलर की तरह अपने मुखालफिन को गद्दार करार देकर कानून पास करवाने का अमल जारी रहेगा। जी, जब आप कानून की बात करते हैं तो दोनों साइड के मौक़िफ़ होते हैं, दोनों साइड की तशरीह होती है, दोनों साइड की अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। और आप दुरुस्त कह रहे हैं कि एक तरफ ये भी फीलिंग है कि कितनी इंटरफेरेंस होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ मैं जो बहस कर रहा था कि कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। तो ये अल्टीमेटली अदालत का फैसला होता है। लेकिन आपने ये भी आर्गूमेंट दिया कि जो असम्बली तहलील करने की एडवाइस है और जो असम्बली की तहलील है वो पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं है। जी, वो बिल्कुल नहीं है, वो पार्लियामेंट के बाहर होता है। और जिस वक्त ये दी गई थी एडवाइस, उस वक्त चूँकि पार्लियामेंट ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था वो नहीं था, तो आर्टिकल 48 के तहत वो एडवाइस वैलिड थी और ये फैसला वैलिड था। लेकिन उसका दारोमदार इसी पे होगा कि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट रेजोल्यूशन जो है या जो रूलिंग है डिप्टी स्पीकर की, उसके ऊपर क्या फैसला करती है। आपको क्या नज़र आता है? 2-3 नहीं, मैं इस पे एक वकील भला केस निकाला आपने, एक वकील के तौर पे मेरा ख्याल है ये बात दुरुस्ती, हमारा काम होता है कि हम बहस करें और फिर जज साहिबान जो भी कानून है, जो मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ। आपने दलाइल सुने थे ना आज, आपके दलाइल से कितने कन्विंस लगे आपको बेंच? देखें, वो तो हर कोई समझ दलाइल से कन्विंस हो गया, लेकिन जब जजमेंट आती है तो उस पर पता चलता है कि वाकई आपका तासुर दुरुस्त था कि नहीं। बहुत शुक्रिया करने का भी हिंट दिया। हाँ, वो हो गई बात। सदर आरिफ अलवी के वकील बैरिस्टर अली जफर जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से गुफ्तगू कर रहे थे।